हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम देखने वाले हैं यूटेरिया का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, पता ही होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ साथ आप लोग आंसर भी देते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो भारत ने विकसित किया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो यह है वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। अगर उपाध्यक्ष पूछ दिया जाए तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो यह है डॉक्टर सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जो हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए संसद टीवी के सीईओ कौन है? संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो यह है उत्पल कुमार सिंह। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो यह है अनिल कुमार लोहाटी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है NK सिंह। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष तो यह थे बलवीर सिंह चौहान। जबकि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह आयोजित किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच तर्कस 4 युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया है। और भी ध्यान रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, यह भी और ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, भारत और मिस्र के साथ हुआ है साइक्लोन युद्धाभ्यास। भारत और मिस्र के साथ साइक्लोन हुआ है। भारत फ्रांस के बीच हुआ है गरुड़ अभ्यास, वरुण अभ्यास और फ्रिंजेस अभ्यास। गरुड़, वरुण और फ्रिंजेस युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ है? तो भारत और फ्रांस के साथ हुआ है। वही टाइगर ट्रैम्प यह भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। सिन्यू मैत्री किसके साथ हुआ है? सिन्यू मैत्री यह हो जाएगा भारत और जापान के साथ। धर्म गार्जियन भी किसके साथ होता है? तो यह भारत और जापान के साथ। वीर गार्जियन अगर पूछ दिया जाए तो यह भी भारत और जापान का युद्धाभ्यास है। जिमेक्स जो है यह भी भारत जापान का युद्धाभ्यास है। बोंगो सागर कहाँ का है? तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश का युद्धाभ्यास है। यहाँ पर पूछा गया था तर्कस 4 युद्धाभ्यास जो भारत और अमेरिका के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? यह किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। YSR यंत्र सेवा योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। YSR यंत्र सेवा योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। घासियारी कल्याण योजना की शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा। 3 योजना हमने बताया, रेशम कीट बीमा कार्यक्रम, हिम प्रहरी योजना, घासियारी कल्याण योजना, यह उत्तराखंड की योजना है। जबकि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट YSR यंत्र सेवा योजना आंध्र प्रदेश की योजना है। वही बात की जाए असम की योजना कौन सा है? तो असम का हो जाएगा अरुणोदय 2.0 योजना। अरुणोदय 2.0 योजना, स्वनिर्भर नारी योजना, रीहैब प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट सद्भावना, यह कहाँ का है? असम का है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अरुणोदय 2.0 योजना असम की है। स्वनिर्भर नारी योजना यह भी असम का है। रीहैब प्रोजेक्ट असम का है। प्रोजेक्ट सद्भावना यह असम का है। केरल की बात की जाए तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना कहाँ का है? तो केरल का है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना कहाँ का है? तो यह केरल का है। वजीफा योजना कहाँ का है? तो यह केरल का है। वजीफा योजना केरल का। इसका राइट आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? किस नाम से लॉन्च किया है बताइएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी, यह बताइएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त
15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? विक्रम 5। नेक्स्ट है भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यह बने हैं विघ्नेश एन आर। ऑप्शन हो जाएंगे डी। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार देना कब प्रारंभ किया गया था, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएंगे सी 25। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अर्जुन पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था 1961 में। 1961 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे, बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? अगर मैं सही हूं तो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं स्टेफी डी सूजा। यह जो हैं ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और सलीम दुरानी को क्रिकेट के खेल में पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था? सलीम दुरानी को क्रिकेट के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और जबकि अर्जुन पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो स्टेफी डी सूजा थे। मेरे ख्याल से यह सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है अध्यात्मवाद से। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर है। 5वां खेल यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए था 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, क्योंकि मैंने इसको चेक किया था, यूटेरिया में दिया हुआ है 2022। क्योंकि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब हुआ था? 2022 में हुआ था। यूटेरिया का जो करंट अफेयर्स है उसमें 2022 दिया हुआ है, क्योंकि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किया गया था। और इसका शुभंकर पूछा जा रहा है, तो इसका शुभंकर कौन है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2022 कर लीजिएगा। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में किया गया था। इसका शुभंकर क्या है? चीता है, आशा है और मोगली है। चीता, आशा और मोगली है। ऑप्शन के अनुसार हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। थीम क्या है? तो हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। शीर्ष स्थान कौन है? तो महाराष्ट्र है। शीर्ष स्थान महाराष्ट्र है। 2 नए खेल शामिल किए गए हैं। कौन कौन सा खेल है? तो एक है कयांकिंग है और एक है कैनोइंग। ये कौन सा खेल है? तो यह है कैनोइंग, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक हैं? पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन हैं? तुम पहले क्यों नहीं आए, इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? मतलब तैयार किस कंपनी ने किया है? यह हो जाएगा HPC प्रोजेक्ट। ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह लक्ष्य है 2025 तक। सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताइएगा। यह सम्मानित किया गया है टीम वर्नस ली को। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और प्रैक्टिस सेट वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है श्रीनगर। ऑप्शन हो जाएंगे ए। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध है। जुआरी ब्रिज का संबंध किस राज्य से है? तो यह हो जाएगा गोवा से। जुआरी ब्रिज जो है गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस IIT ने वाटन Q5 रीमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? किस IIT ने वाटन Q5 रीमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है?
किसने जीता है? यह जीता है IIT मद्रास। IIT मद्रास। मैं इसलिए धीरे चल रही हूँ क्योंकि आप लोग साथ साथ आंसर देते चलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन आप लोग को कितना सही हुआ। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? अभी रक्षा मंत्री कौन है? तो पता ही है, राजनाथ सिंह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HAL ने। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागालैंड में। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? क्या हो जाएंगे? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ऑप्शन हो जाएंगे बी। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? यह हो गया सुखोई 30। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? तो जीत लिया है विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा करके जीता है? तो जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है या फिर कहीं मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? यह जीत लिया है मीन सू चोई ने मिस अर्थ 2022 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है? H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है इन्फ्लुएंजा से। ऑप्शन हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSCAR 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया है? मतलब ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया है? यह शामिल किया गया है 3 फिल्मों को। हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इसका संबंध किस देश से है? तो यह है इंडोनेशिया से। देखिए, ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। एक है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी जो रह के उस पर मतलब ज्वालामुखी आते हैं, ज्वाला का उद्गार होता है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा ज्वालामुखी आते रहते हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। मृत ज्वालामुखी उसे जो कभी भी अब आने का चांस है नहीं, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अगर बात की जाए सक्रिय ज्वालामुखी की तो बैरन द्वीप हो जाएगा। बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है, जो कि भारत का हिस्सा है, यह क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली कहाँ है? तो इटली में है। स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, जो कि कहाँ है? इटली में है। ओजेल डेल सलाडो कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। सोमेरु, ये समय सक्रिय ज्वालामुखी बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। सोमेरु ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? तो इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। एस्पर और किलायू कहाँ है? ज्वालामुखी अमेरिका में है। चलिए, ये तो हो गया सक्रिय ज्वालामुखी। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार भारत में, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली इटली में है, ओजेल डेल सलाडो अर्जेंटीना में है, सोमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, एस्पर और किलायू अमेरिका में है। अब हम लोग चलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी की ओर। नारकोंडम कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। नारकोंडम अंडमान निकोबार जो कि भारत का हिस्सा है। क्राकाटोवा और सिनाका इंडोनेशिया में है। क्राकाटोवा और सिनाका कहाँ का ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया का। फ्यूजियामा और फ्यूजिसान कहाँ का ज्वालामुखी है? यह हो जाएगा जापान का। मोना लोआ हो जाएगा हवाई द्वीप का। यह सब सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब हम लोग जानते हैं मृत ज्वालामुखी का उदाहरण, जैसे कि एकाकांगुआ कहाँ है? तो यह इंडीज पर्वत पे है। एकाकांगुआ जो कि मृत ज्वालामुखी है, इंडीज पर्वत पे। देवबंद और कोहे सुल्तान कहाँ है? तो यह ईरान में है और यह क्या है? मृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपो यह भी मृत ज्वालामुखी है। यह म्यांमार का ज्वालामुखी है। चलिए, एक बार फिर से सुनना चाहते हैं तो एक बार सुना देती हूँ। अगर आप लोग आगे निकलना चाहते हैं तो वीडियो को फास्ट कर लें। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली इटली,
ओजल डेल सलाडो अर्जेंटीना, शोमेरू इंडोनेशिया, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, अस्पर और किलायू अमेरिका, नारकोंडम अंडमान निकोबार, क्राकाटोवा और सिनाका इंडोनेशिया, फ्यूजियाम और फिजीसियान जापान, मोनालोआ हवाई द्वीप, एकाकांगुआ एंडीज पर्वत, देवबंद और कोहे सुल्तान ईरान, माउंट पोपो म्यांमार। चलिए क्लियर हो गया, आई होप आप लोग को याद हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। बाब अल मंडेव जल संधि किसे जोड़ती है। बाब अल मंडेव जल संधि किसे जोड़ती है या किसे जोड़ती है, यह जोड़ती है हिंद महासागर और लाल सागर को। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बाब अल मंडेव जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है, तो बाब अल मंडेव जोड़ता है। और यह अलग किसे करता है, तो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ध्यान रखिएगा, मोजाम्बिक चैनल जो है, मोजाम्बिक चैनल अलग किसे करता है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर से अलग करता है। और बास्पोरस जल संधि जो है, बास्पोरस जल संधि यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। बास्पोरस जल संधि जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है और यूरोप और एशिया को अलग करता है बास्पोरस जल संधि। जबकि जिब्राल्टर जल संधि जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर कौन जोड़ता है, या जिब्राल्टर। अलग किसे करता है, तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। वही डोवर जल संधि की बात की जाए, डोवर जल संधि यह ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। वही उत्तरी सागर और इंग्लिश सागर को जोड़ने का काम करता है। डेविस जल संधि की बात की जाए तो बेफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ने का काम करता है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप को अलग करने का काम करता है। डेविस जल संधि जो है सबसे चौड़ी जल संधि है। चलिए आई होप यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी पेन नहीं है, हमारे टैब पे कोई पेन चल ही नहीं रहा है। इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। लेकिन यह है कि बोलने से फास्ट हो जाता है, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। सबसे पुराना हो जाएगा अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सा है, गुरु शिखर है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है अरावली का, तो राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाता है दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। यह जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ, यह मुख्य रूप से फैली हुई है कहाँ, सर्वाधिक तमिलनाडु में। लेकिन यह 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है फैली हुई, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, दोदा बेटा है। नीलगिरी की चोटी पे कौन रहता है, तो टोडा जनजाति रहते हैं। अन्नामलाई जो कि दक्षिण भारत का, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, अनाईमुदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है, बताइएगा। यहाँ पे होना चाहिए था बोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी का। बोर एवं पूर्णा जो है ताप्ती नदी की सहायक नदी है। और भी ध्यान रखिएगा, बोर एवं पूर्णा हो गया। एक याद रखिएगा, गिरना भी जो है, गिरना यह ताप्ती की सहायक नदी है। पंजारा भी किसकी सहायक नदी है, यह ताप्ती की है। अनर भी किसकी है, तो यह ताप्ती की है। बाघुर यह भी ताप्ती की सहायक नदी है। वही बात की जाए साबरमती की सहायक नदी है वाकल। वटराक, हरनव, हाथमती, मधुमती, यह सब साबरमती की सहायक नदी है। नर्मदा पता ही होगा, जो कि भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और नर्मदा और ताप्ती, और यह क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। यमुना की सहायक नदी तो पता ही होगा, केन, बेतवा, चंबल, यह सब यमुना की सहायक नदी है। यमुना जो किसकी सहायक नदी है, तो यह गंगा की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये तीनों के तीनों क्या है? कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। बोडो जनजाति निवास करती है, बोडो जनजाति निवास करती है, बताइएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया था, जिसमें बोडो भी आता है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत। ये निवास कहाँ करती है बोडो जनजाति? तो यह निवास करती है गारो पहाड़ी में। गारो खासी की पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में है। संथाल परगना जो पड़ता है, यह पड़ता है झारखंड में। आप लोगों को पता ही होगा 1855-56 में क्या हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव, लेकिन 2 प्रमुख रूप से हैं, सिद्धू और कान्हू। ये जो क्षेत्र है यह दामिन एको कहलाता है। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो दामिन एको, जो कि राजमहल की पहाड़ी से लेकर के भागलपुर का जो क्षेत्र था वह क्या कहलाता था? दामिन एको कहलाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 के क्रांति से पूर्व कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यही हुआ था संथाल विद्रोह। और वही 1860 में क्या हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसमें बहुत सारे लोगों को शक्का भी होगा। इनमें से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। 455 मीटर। वही जोग की ऊंचाई कितनी है? जोग जो कि है शरावती नदी पर कर्नाटक में, और इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कौन सी सबसे ऊंची है। और केवती, केवती का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कुचिकल का हो जाएगा 455 मीटर, जोग हो जाएगा 253। अगर पूछ दिया जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, तो कुचिकल हो जाएगा, जो कि कहाँ है? तो यह कर्नाटक में भी यही है। कहाँ है कुचिकल जलप्रपात? तो कर्नाटक में है, शिमोगा जिले में। कौन से जिले में? शिमोगा जिले में। शिमोगा जिले में है। अगर पूछ दिया जाए दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो बरही पानी है। बरेही पानी है, बरेही पानी है। कहाँ में है? इसकी ऊंचाई जो है 399 मीटर है। 399 मीटर है। कहाँ है बरेही पानी? यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। और जो की जो ऊंचाई है यह है 253 मीटर। ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिकल, जो कि कहाँ है? शिमोगा जिला, कर्नाटक, 455 मीटर ऊंचाई। दूसरा है बरही पानी, जिसकी ऊंचाई 399 उड़ीसा में है, और जो की ऊंचाई है 253 मीटर। कहाँ है? तो कर्नाटक में है, शरावती नदी पे। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? प्रवाल से निर्मित है लक्षद्वीप, जबकि यहाँ पूछा जा रहा है ज्वालामुखी से, तो पता ही है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? सर्वाधिक जो सीमा लगती है यह बांग्लादेश से ही लगती है, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या नहीं लगती है? मणिपुर। मणिपुर। जबकि मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से सीमा लगती है। त्रिपुरा तो 3 ओर से घिरा हुआ ही है, जीरो लाइन से क्या होता है? अलग होता है। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था का मतलब होगा जिसकी चर्चा जो है आर्टिकल में नहीं किया गया है, वही संवैधानिक संस्था में आएगा। कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। वित्त आयोग की स्थापना, वित्त आयोग की जो चर्चा है आर्टिकल 280 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? कौन रखवाएगा? यह भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। आपातकाल की चर्चा है 352, 356, 356 और 360 में। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो कि कभी लागू नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
1 माह के अंदर, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, 1 माह के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? यह नियत करता है भारत का संविधान। भारत का संविधान। यूटेरिया के जो वॉल्यूम 1 है, यह भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, जैसे कि वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 आते जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 270 के तहत। अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किया है 1988 में। 1988 में। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? निम्न से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश या 5 प्रकार के रीट हैं। यह किस में है? तो आर्टिकल 32 में है। कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ध्यान रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था बंदी प्रत्यक्षीकरण को। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। मेरे ख्याल से सही है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? बताइएगा। पवन, बायोमास, सूरज की किरणें हैं, लेकिन कोयला नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण नहीं है, यह अनवीकरणीय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है वायुमंडल में? 0.03%, जबकि नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%। क्ले कोट तथा हार्ड कोट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्ले कोट तथा हार्ड कोट शब्द किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से। ऑप्शन हो जाएंगे ए। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? यह करता है सेबी। सेबी करता है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना तो पता ही होगा, 1955 में की गई थी। सेबी का बताइएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर। सीबीएफसी का पूर्ण रूप है। सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? यह हो जाएगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ऑप्शन हो जाएंगे ए। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की? पूरा मॉडल अपनाने की वकालत किसने की थी? किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की? यह की थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देश तथा उनकी राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? देश तथा उसकी राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प है जो गलत है? बताइएगा। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, बिल्कुल। रोमानिया की राजधानी बुडापेस्ट, बुखारेस्ट। बारबाडोसा की राजधानी है ब्रिजटाउन, लेकिन गैबोन की राजधानी वजूल नहीं है। गैबोन की राजधानी है लिब्रेविल। लिब्रेविल। ऑप्शन हो जाएंगे डी, जो कि सुमेलित नहीं है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो लिब्रेविल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मोत्सो महोत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में मोत्सो महोत्सव मनाया जाता है? मोत्सो महोत्सव नागालैंड। मोत्सो महोत्सव नागालैंड। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था?
आप लोगों को पता है कि पहले संगम वंश हुआ था, संगम काल चला था, जिसमें 3 वंश थे, चेर, पांड और चोल। लेकिन एक पूछा जा रहा है जो दोबारा उभर करके आए थे, चोल साम्राज्य जो था यह पल्लव के सामंत हो गए थे, मेरे ख्याल से पल्लव के सामंत हो गए थे। तो यह फिर से दोबारा उभर के आए थे, तो इस समय इसकी राजधानी बनाई गई थी। पहले राजधानी था उदयपुर, लेकिन जब दोबारा उभर के आए थे चोल वंश, तभी इस समय इसकी राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे। कौन थे, विजयालय थे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीलंका पर अभियान किसने किया था, श्रीलंका पे अभियान किसने किया था और उत्तरी भाग को जीत करके उस पर सिर्फ टैक्स वसूलते थे, कौन, ये हो जाएंगे राजराज प्रथम, जिन्होंने मामुंडी चोल की उपाधि धारण की। श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत करके मामुंडी चोल की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखिएगा, मामुंडी चोल की उपाधि धारण की। और इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, यह तंजौर में राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया है। जबकि राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरह से चोल वंश में मिला लेते हैं। श्रीलंका को पूरी तरह से कौन मिला लेते हैं, तो राजेंद्र प्रथम, और वहां से टैक्स वसूलते हैं। अगर बात की जाए कि श्रीलंका है जो चोल साम्राज्य से अलग किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हुआ था कुंतोतुंग के समय चोल साम्राज्य से अलग हो गया था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पे भी अभियान किया था, जो कि राजा कौन थे, तो महिपाल थे, उन्हें पराजित कर दिया था। और गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी और यहाँ से गंगा जल को ले जा करके एक तालाब में पानी डाल दिए थे और एक नगर बसाई थी, गंगैकोंड चोलपुरम। आई होप ये सही है। चलिए आगे बढ़ते, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था, तो आप लोगों का आंसर मिल गया होगा, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, अगर पूछ दिया जाए चोल साम्राज्य का हमको जानकारी कहाँ से मिलता है, तो परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से, ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, किसने करवाया था, तय कराया था कृष्ण प्रथम ने। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, तो वेद, उपनिषद, आरण्यक हैं, लेकिन पुराण जो है नहीं है। पुराणों की संख्या कितनी है, जो है पुराण की संख्या है 18। एक और आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। उपनिषद की संख्या 108, पुराण की संख्या है 18। एक और आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। और वेद की संख्या है 4। वेद की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इजी है, याद ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है, महाविभाज सूत्र की रचना किसने किया था। महाविभाज सूत्र की रचना किसने किया था, क्या किया था, वसुमित्र ने। महाविभाज सूत्र की रचना किसने किया था, क्या किया था, वसुमित्र ने ही चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था, ध्यान रखिएगा। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। कहाँ हुआ था, कुंडनवल कश्मीर में। शासक कौन थे, तो यह थे कुषाण वंश के शासक कनिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया, यह हो जाएंगे कर्ण द्वितीय। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था। पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, दीवान ए इस्तिहाक। बिल्कुल हाँ, दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए अर्ज हो जाएगा सैन्य विभाग से संबंधित स्थापना बलवन, और इसका पुनर्गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए बंदगान दासों के से संबंधित है और इसकी स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए मुस्तखराज ये जो है संबंधित भू राजस्व से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। रिवीजन का बहुत ही ज़रूरत है, नहीं रिवीजन होने से क्वेश्चन याद भी जो होता है वो भी कंफ्यूज होने लगता है ऑप्शन को देख करके। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बताइएगा। आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब एग्जाम देने जाते होंगे वो क्वेश्चन बिल्कुल याद रहता है, लेकिन ऑप्शन को देख करके लगने लगता है कि नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। इसी तरह से सबके साथ होता है। बताइएगा, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1347 में की गई थी अलाउद्दीन हसन शाह के द्वारा।
किसके समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। राजधानी कहाँ बनाई गई थी? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मैं ही बता देती हूँ, गुलबर्गा, गुलबर्गा थी। ऑप्शन हो जाएंगे डी। चलिए 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, पता ही है, बहुत बार बता चुकी भी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। निम्न से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? निम्न से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? कालक्रम के अनुसार बताना है। रामानुजाचार्य, उसके बाद रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सही दिया गया है? एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग बताइएगा। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद किसका मत था? अद्वैतवाद, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य। द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद निम्काचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्काचार्य। अगर पूछा दिया जाए द्वैतवाद, द्वैतवाद तो हो जाएंगे द्वैतवाद माधवाचार्य, माधवाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद पूछ दिया जाए, शुद्ध द्वैतवाद तो हो जाएंगे, शुद्ध द्वैतवाद हो जाएंगे वल्लभाचार्य। कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। वही विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्काचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? मंसूर जो था जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण था। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीर के चित्र बनाने में निपुण था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 है जो सही दिया गया है। गोवर्धन जो था साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? बताइएगा। बिल्कुल हार्ड काम था यह, समझ गए होंगे। लॉर्ड हार्डिंग, नरबली प्रथा को प्रतिबंध लगाना क्या था? हार्ड काम था। आई मीन लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का जो शासनकाल रहता है या कब से कब तक रहता है बताइएगा। यह रहता है 1844 से लेकर के 1844 से लेकर के 1848 तक। अगर मैं सही हूँ तो 1844 से लेकर के 1848 तक। उसके बाद डलहौजी, डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग, सही है, 1844 से लेकर 1848 तक। इसके पहले 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में दास प्रथा का अंत किया गया था। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था। वही ठगी प्रथा का अंत किया गया था 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को अंत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम, इसका राइट आंसर तो मिल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना किया गया था, डेट सहित याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ढाका में किया गया था। ढाका जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, पता ही होगा। सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना किया गया था। सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में स्थापना किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था 1907 में। और कहाँ हुआ था? तो कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। और अध्यक्षता किसने किया था? तो आगा खां ने किया था। आगा खां ने इसका अध्यक्षता किया था। 1909 में पता ही है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पार्लियामेंटो सुधार आया था, पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? एक यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस से जो है नरम दल गरम दल में अलग हो जाता है। गरम दल का जो नेता थे यह थे लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो थे, यह सब लाल बाल पाल जो होते हैं यह गरम दल के नेता थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? नहीं, किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था हसरत मोहानी के द्वारा। हसरत मोहानी के द्वारा। अशफाक उल्ला खां जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी कानपुर षड्यंत्र के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, काकोरी लूट के कारण दिया गया था अशफाक उल्ला खां को फांसी। जो कि अगर पुस्तक के जो दर्जा दिया गया है, पुस्तक में जो वर्णन मिलता है, यह है अशफाक उल्ला खां जो प्रथम मुस्लिम थे जो कि फांसी पे चढ़े थे।
भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, जिसको शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 23 मार्च को। नेक्स्ट है इकबाल ने ही पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की थी। मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग किसने की थी? इकबाल ने मांग की थी। ध्यान रखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने गाया था? तो एक मोहम्मद इकबाल ने ही गाया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तय किया गया था 1936 में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? क्या थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इसके पहले उन्होंने 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था। वही 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इलाहाबाद में किया था। और सचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा थे। एन.जी. रंगा थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भाग लेते हैं। इसका राइट आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डेट सहित अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को की गई थी। 11 अप्रैल 1936 को की गई थी अखिल भारतीय किसान सभा। क्योंकि कंपटीशन थोड़ा हार्ड हो रखा है, इसलिए आप लोग डेट सहित याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को कहना चाहते हैं कि एनसीईआरटी कम से कम कंप्लीट कर लीजिए। मेरा वीडियो तो सही और कहीं से भी देखना चाहते हैं, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। क्योंकि मैं अधिकांश प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। और किसने समर्थन नहीं किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय ने किया था। जबकि मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, जिन्हें महामना कहा जाता है। अब यहाँ पे है साइंस का प्रश्न। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बताइएगा। यह हो जाएगा बल व त्वरण का। बल व त्वरण का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो हो जाएगा द्रव्यमान। किन परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? कि निम्न इस परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? बताइएगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो क्या होता है? नकारात्मक बल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो यह दर्शाता है वेग और समय। वेग और समय। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है सीसा पीबी और एचजी। पीबी और एचजी ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? बताइएगा। क्या हो जाएगा? जल समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। यही क्या है? सही दिया गया है। केवल ये जो है सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो पीबी और एचजी आई मीन सीसा और पारा। सीसा और पारा जो ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है। मैं इसे कंफर्म करी थी, कहीं गलत तो नहीं बता दिया हमने। नेक्स्ट है रेत और चीनी का मिश्रण उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण उदाहरण है। यह किसका है? तो विजातीय मिश्रण का। विजातीय मिश्रण का। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं भी सुधार कर लूँगी। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु। 1 मोल में कितने होते हैं? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु। नेक्स्ट है विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाते हैं?
विलय और विलायक के समंग मिश्रण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विलयन। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो यह हो जाएगा 2n²। 2n²। इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, 2n² होगा या फिर 2n होगा। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? कितने मौजूद होते हैं? तो होते हैं 0। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो होता है बॉयल के नियम। बॉयल के नियमानुसार। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जो है यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कॉपर सल्फेट के जो जलीय विलयन होते हैं यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और बताइएगा अम्ल का ऐसा काम है, अम्ल जो क्या करता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वही क्षार जो है क्षार यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करने का। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है अपोजिट लाल को नीला कर देता है। लिटमस पत्र किसका बना होता है? तो लाइकेन का बना होता है। मैं बताई भी हूँ लाइकेन जो है कवक और शैवाल का सहजीवी है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। लाइकेन जो है यह वायु प्रदूषण का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरक रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरक रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? बताइएगा क्या किया था? ऑप्शन नंबर डी पीटी। पीटी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्लियर हो गया। रासायनिक वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरक रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? तो पीटी का किया था, प्लेटिनम का किया था। किसका किया था? प्लेटिनम का। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसेस। सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेस का निर्माण किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? अभी हमने बताया कि लाइकेन से प्राप्त होता है, तो किस लाइकेन से प्राप्त होता है ये क्वेश्चन है। किस लाइकेन से प्राप्त होता है? यह होता है रोसेला से। रोसेला से, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसे मैं भी याद रखूंगी। रोसेला से लिटमस पेपर जो है यह लाइकेन जो है रोसेला लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है प्रयोगशाला में। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? यह होता है पेरेनकाइमा। ऑप्शन हो जाएंगे ए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यंत विकसित बच्चों को जन्म देती है? अत्यंत विकसित बच्चों को जन्म देती है। यह देती है अत्यंत विकसित बच्चों को जन्म देती है। नहीं, यहाँ पे होना चाहिए अत्यल्प, कम, यहाँ पे कम होना चाहिए। बिल्कुल कम विकसित बच्चों को जन्म देती है कंगारू। कौन? कंगारू। अंत्यल्प लिखा गया है, मैं भी गलती पड़ गई। अंत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है कंगारू, मतलब सबसे कम विकसित बच्चा को जन्म देती है कंगारू। सर्वाधिक कंगारू ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? यह होता है शेर में। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC का। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। मिलान करते हैं। यूकेलिप्टस आवृतबीजी, यूकेलिप्टस आवृतबीजी, साइकस अनावृतबीजी, साइकस अनावृतबीजी, फर्न टेरिडोफाइटा और क्लेमिडोमोनास शैवाल। क्लेडिडोमोनास किसका है? क्लेमिडोमोनास जो है ये शैवाल। ऑप्शन हो जाएंगे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यूकेलिप्टस आवृतबीजी, साइकस अनावृतबीजी, फर्न, टेरिडोफाइट और क्लेमीडोमोनास जो है यह सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो होता है वृषण में। वृषण में ऑप्शन हो जाएंगे बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? कौन सा रोग जो है कवक द्वारा नहीं होता है? नहीं पूछा जा रहा है। तो यह नहीं होता है पेचिस, दमा, एंथ्रेट फूड, दांत, खाज, खुजली, ये सब किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। आवृत बीजों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थिर होते हैं? आवृत बीजों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थिर होते हैं? यह होते हैं फूलों में। फूलों में। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट किन के मानक आधार पर जारी की जाती है? जारी कौन करता है? ये कमेंट करके बताइएगा। यह है 6 ऑप्शन हो जाएंगे डी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? नेक्स्ट है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? बताइएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान मेरे ख्याल से 125वां है। 125वां है। आप लोग भी साथ साथ आंसर देते चलिएगा और बताइएगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो यह है किस पंचवर्षीय योजना से? 5वीं पंचवर्षीय योजना से। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है यह 1974 से लेकर के 1978 तक का है। यह जो है 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन कौटिल्य वाले सर ने दिए थे। कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना जो है जो केवल 4 वर्ष का था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था यह केवल 5 वर्ष का ना होकर के केवल 4 वर्ष का था। ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं? आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। इकोनॉमिक्स हमने करवा दिया है। इकोनॉमिक्स जो है यह करवाए हैं ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु का जो न्यू बुक आया था उससे मैंने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? यह भी करवा दिए हैं। किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो यह हो जाएगा मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1985 में। अब नेक्स्ट है जो कि मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है और इसे खुद से सॉल्व करिएगा और आंसर को मिलाइएगा। चलिए क्वेश्चन को कम से कम देख लीजिए, इतना तो हक बनता ही है आप लोग को। 97 का प्रश्न है, 98 का है, 99 और 100। आई होप एक वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा या क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। हमें पता है कि ये तो किसी और का है बुक, लेकिन मेहनत तो हमारी ही है। मेहनत तो मैं ही करती हूँ, इसलिए इतना तो हक बनता है आप लोग से कहने का कि आप लोग कम से कम हमें लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई गलती हो गई, कहीं मिस्टेक हो गया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।